आज की क्लास में हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। बोर्ड ने जो सैम्पल क्वेश्चंस इशू किए हैं CBSE की साइट पे आपने देखे होंगे, मैंने आपको भेजा था लिंक, है ना, cbse.nic.in पर आपको सैम्पल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दे आर बेस्ड ऑन केस स्टडी, मीन्स यू आर गिवन विथ समथिंग, कोई स्टोरी दे दी है, उसके बेस पर नीचे आपको 4-5 क्वेश्चन MCQ टाइप पूछ लिए जाते हैं। कंसेप्ट वही रहता है जो हमने उस चैप्टर में पढ़ा है। हर चैप्टर में कंसेप्ट वही रहेगा जो हमने उस चैप्टर में पढ़ा है, क्वेश्चन भी वैसे ही रहेंगे, बस उसको केस स्टडी बेस कह दिया जाता है। ठीक है, अभी हम करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विथ रियल नंबर्स। फर्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है? टू इन्हांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10th स्टूडेंट्स, द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 of your friends टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी। कि बच्चे खूब पढ़ें इसलिए आपको और आपके 2 फ्रेंड्स को क्लास की लाइब्रेरी सेटअप करने के लिए नॉमिनेट कर दिया। देर आर 2 sections, सेक्शन A एंड सेक्शन B ऑफ ग्रेड 10th। देर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन A एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन B। एक बार कहानी पढ़ सकते हैं हम, बशर्ते वो बहुत लंबी ना हो। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, इसके जो क्वेश्चंस है, यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट आर द क्वेश्चंस। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल अक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन A और सेक्शन B। हमने किया है ये क्वेश्चन इस तरह का कि इतने बच्चे इस क्लास में, इतने बच्चे इतने क्लास में, हमको लाइब्रेरी के लिए बुक्स खरीदनी, कितनी बुक्स खरीदें, क्या निकलेगा दोनों का? LCM। कम बुक्स लेंगे तो ना सेक्शन A के बच्चों को मिलेगी ना सेक्शन B का। हम ज़्यादा बुक्स दे सकते हैं कि हमने सबको 2 बुक दे दी, 3 दे दी, 6 दे दी, है ना, तो पर हमको दोनों नंबर्स का क्या निकालना पड़ेगा? LCM। ठीक, फिर सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज ट्रू, देन द HCF ऑफ दिस इज। तो इनका HCF क्या होगा? तो हम क्या करें, इसके LCM से इनको डिवाइड कर दें, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करके यू नीड टू फाइंड दिस वैल्यू, यू नो दिस कंसेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेइंग 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये भी आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ, आपको इसको सॉल्व ही नहीं करना है, हमको क्या आता था? शो दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर। यहाँ पे दिख रहा है 15, प्लस के बाद भी 15, तो क्वेश्चन देखते ही आंसर पता चल गया कि इसको सॉल्व ही नहीं करना है, इसका आंसर क्या है? कंपोजिट नंबर। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इफ P एंड Q आर प्राइम नंबर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट P जो है वो AB स्क्वायर के इक्वल है और Q जो है वो A स्क्वायर B के इक्वल है, वेयर A एंड B क्या है? कुछ प्राइम नंबर है, तो हमको इनका LCM निकालना है। देखो P क्या है? AB स्क्वायर, Q क्या है? A स्क्वायर B। अब आपको यदि इनका LCM निकालना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? दोनों में P और Q में जो मैक्सिमम फैक्टर है, कॉमन नहीं, दोनों के पास जो मैक्सिमम आ रहा है, जैसे A स्क्वायर तो A स्क्वायर आएगा, B स्क्वायर और B तो B स्क्वायर आएगा, तो LCM क्या आएगा? A स्क्वायर B स्क्वायर, ऑप्शन B इज करेक्ट। अच्छा, यदि HCF निकालना होता तो हम वो वैल्यू लेते जो दोनों के पास कॉमन है, तो HCF में यहाँ से A आता और यहाँ से B आता, तो इनका यदि HCF निकालते तो A इंटू B आता। ठीक है, यदि हम इनका प्रोडक्ट निकाल रहे होते नंबर्स का तो हमारा आंसर क्या आता? AB स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई A स्क्वायर B इज A क्यूब B क्यूब। ठीक है, तो A क्यूब B क्यूब सब दिखेंगे आपको यहाँ पर, तो यू हैव टू बी केयरफुल। हाँ, यदि हम इनको डिवाइड कर रहे होते, यदि हम P अपॉन Q की वैल्यू निकाल रहे होते तो AB स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B आता, A कैंसल, B स्क्वायर से B कैंसल, आंसर इज B अपॉन A। बट आपको लगता है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ सकता है? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रियल नंबर्स, LCM HCF, प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट्स व्हाट द रिमेनिंग सिलेबस इज, है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वालों को, आपके तो आएगा ही नहीं। क्लियर? तो ये देखो 2 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जिनको आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ा, मुझे तो एक्सप्लेन करना था इसलिए लिखना पड़ा, अदरवाइज देखते ही पता चल जाता ओके AB स्क्वायर A स्क्वायर B A स्क्वायर B स्क्वायर, खत्म काम। इसका हमने टिक कर दिया कंपोजिट नंबर। अब ये जो थर्ड पार्ट था इसको भी देखें, 36 कैन बी एक्सप्रेस। 36 क्या है? 6 का स्क्वायर, 6 के फैक्टर्स क्या थे? 2 और 3, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, पेपर पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट।
तुरंत हो जाता है। 36 हम लिख देंगे 6 का स्क्वायर, 6 से 2 × 3 का स्क्वायर, और हमें पता है दोनों की पावर हो जाएगी तो 2 का पावर 2, 3 की पावर 2। जितना कम टाइम पर एक्यूरेसी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, यदि आपको ये ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दूसरा नंबर आ जाए आप ऐसे लिख लो। 36 आपने 2 से डिवाइड किया, 18 आया, 2 से डिवाइड किया 9 आया तो आपको याद आ गया 3 स्क्वायर है तो बढ़िया, नहीं तो ऐसे ऐसे कर लिया तब भी 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ही तो आएगा। तो आपको क्या पता चला, 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो आपने यूँ कर लिए चुटकी बजाते, है ना। यू डिडंट टेक मच टाइम इन अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। अब क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, ये तो हमको पता ही है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो भी उन्होंने हिंट दे दी। HCF पूछा है, LCM निकालना पड़ेगा, तो HCF क्या होगा इनका, 32 और 36, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 4 8 जा 32 एंड 4 9 जा 36, तो HCF क्या है 4 है। अब मैं बजाय इसके कि इसका LCM निकालूँ फिर डिवाइड करूँ, इट विल टेक मोर टाइम। MCQ टाइप क्वेश्चन है, मैं सीधे 4 8 जा 4 9 जा करके LCM आ गया 4। भैया यदि सिंपल नंबर ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम ये कर सकते हैं कि 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन, यदि आपको याद हो तो ये 2 की पावर 5 होता है। 36 अब भी हमने किया था, 36 क्या था, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो हमें दिख रहा है इधर 2 का स्क्वायर है, इधर पावर 5 है, तो HCF क्या आएगा 2 स्क्वायर, दैट इज़ 4। मिल गया आंसर। हाँ, कई तरीके हैं, यू कैन गो बाय एनी मेथड, बट द थिंग इज़ आप ऐसे भी कर सकते थे, 32 36 को संग में लिखा, इसको 2 से डिवाइड किया, ये 16 ये 18, फिर नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 2 8 जा 2 9 जा, 8 एंड 9 आर को प्राइम नंबर, दे विल नॉट हैव एनीथिंग कॉमन, तो आंसर क्या आ गया 2 2 जा 4 आ गया HCF। तो LCM निकाल करके प्रोडक्ट को डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि उन्होंने LCM भी दिया होता तो भी वी वुड प्रेफर दिस मेथड फॉर कैलकुलेटिंग HCF। अब देखो, अब आपको बचा क्या, और कहानी जो थी उस पर बेस्ड देयर इज़ ओनली 1 क्वेश्चन। इट मे बी पॉसिबल दैट ज़्यादा क्वेश्चन उस पर बेस्ड हो, यदि बनते होंगे तो, है ना, कुछ केस पे डिपेंड करता है। तो अब हम क्या देख लें, हमें क्या चाहिए, कितने बच्चे हैं। A में है 32, B में है 36, 32 और 36, ठीक। तो देखो अब आपने अभी इस अगले क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में हम उल्टा चल लिए तो हमारे लिए काम आसान हो गया। अभी हमने 32 36 का HCF निकाला, एंड वी नो द कंसेप्ट, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो क्या हो गया, 32 इंटू 36 डिवाइडेड बाय HCF इक्वल टू LCM। 4 9 जा 36, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 288। कितनी किताबें खरीद लें, 288 किताबें खरीद लें, तो आंसर आपको तुरंत मिल गया 288। यदि आप ऊपर से नीचे आए होंगे, यदि आपने फर्स्ट पहले किया सेकंड बाद में किया, तो आपने यहाँ पर इनका LCM निकाला होगा कि ये 288 आएगा। तो आप क्या कर सकते थे, 32 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 288, तब भी HCF आ जाता, है ना। पर आपको पता चल गया है कि थोड़ा लंबा है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर 32 एंड 36 पर ईजी टू फाइंड आउट HCF बाय डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन, या सीधे 4 8 जा 4 9 जा, है ना। तो ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स क्या हैं। हाँ, उस हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। अच्छा, मैं यदि 32 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन LCM निकालती तो मैं पता है क्या करती, 32 तो आपको पता है 2 की पावर 5 है, 36 भी अब आप जानते हो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर है, तो LCM क्या होगा, 2 की पावर 5 तो आएगा और 3 का स्क्वायर और आएगा। 2 की पावर 5 तो 32 होती है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 288। तब भी कोई बहुत टाइम, विशेष टाइम नहीं लगता कैलकुलेशन में, तब भी हमारा आंसर आ जाता कि 288 बुक्स खरीद लें। सेकेंड केस क्या है आपका, तो फर्स्ट केस आपने देखा, आपको पता चला दे आर वेरी इजी टू आंसर। सेकेंड केस में हमको दिया है केस स्टडी 2, अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड by an educational organization where the participants will be educators of different subjects.
कि अलग अलग सब्जेक्ट के लोग आए हैं सेमिनार देने के लिए। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। नंबर दे दिया आपको कि इतने इतने लोग सेमिनार अटेंड करने के लिए आए हैं। अब अटेंड करने के लिए आए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन सबको होटल में रुकने का, अलग अलग जगह से लोग आए हैं, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है ना। तो वही आपको पता चल रहा है कि केस क्या है। इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सिटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। सेम सब्जेक्ट के टीचर होना चाहिए हर रूम में। आपकी कंडीशन क्या होगी, हर रूम में सेम सब्जेक्ट के टीचर, नंबर 1, नंबर 2 नंबर ऑफ टीचर सेम। ऐसा नहीं कि मैथ्स के ज़्यादा है तो हमने एक रूम में मैथ्स के ज़्यादा लोगों को भर दिया कि भैया आप सारे 32 एक जगह रहो, या हिंदी वालों को बोल दिया 5-5 लोग एक रूम में रह लो। हाँ, रूम वेस्ट भी नहीं होना चाहिए और टीचर्स भी एक रूम में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सब में इक्वल होना चाहिए ताकि कोई भी शिकायत ना करे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम, हर रूम में मैक्सिमम कितने पार्टिसिपेंट आएंगे, हमसे ये पूछा है। इफ ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड, तो हमको कितने मैक्सिमम पार्टिसिपेंट एक में आएंगे। नंबर्स क्या है, 60, 84 एंड 100, 60, 84 एंड 108। क्या है ये, आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो यहाँ थोड़ा सा टेबल्स का नॉलेज काम आता है। 12 5 ज़ा 60, 12 7 ज़ा 84, 12 9 ज़ा 108। मुझे क्या दिख रहा है, तीनों का HCF क्या है, 12। मतलब एक रूम में यदि मैं 12 टीचर्स रुका दूँ, एक रूम में 12 टीचर्स अरेंज कर दें तो सब में सेम 12 हो जाएगा। अब मुझे रूम्स कितने चाहिए, हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन नंबर्स को प्लस 5 रूम्स फॉर ये जो भी सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट था ये, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। हाँ, दिस इज हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स। तो हमको 5 रूम चाहिए हिंदी टीचर्स के लिए, हाँ 7 रूम्स चाहिए इंग्लिश टीचर्स के लिए एंड 9 रूम्स आर रिक्वायर्ड फॉर मैथमेटिक्स टीचर्स। तो हाउ मेनी टोटल रूम्स आर रिक्वायर्ड, 9, 7 + 5 12, 12 + 9 21 रूम्स में हम 12 करके हर रूम में बैठा देंगे लोगों को। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट, आंसर इज 21। मैक्सिमम तो आप कर सकते थे ना, हर रूम में एक को रुकाओ, हर रूम में एक रुकाते तो आपको कितने रूम्स लग जाते, 252 रूम्स। 252 रूम्स मैक्सिमम, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेंट इज 252, तो हमें 252 रूम्स में लग जाते, 252 रूम्स लग जाते थे। हम एक एक को ठहराते, हम हर रूम में 2 को ठहराते क्योंकि सारे नंबर इवन है। 2 से डिवाइड कर दे तो 10 / 2 तो 126, तब भी ज़्यादा है। इसीलिए हमने HCF निकाला ताकि हमें पता चल जाए मैक्सिमम कितने लोगों को हम एक रूम में ठहरने की अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब भाई आपके इस घर में कभी कोई प्रोग्राम हो, 25th एनिवर्सरी या समथिंग लाइक दैट, कोई बड़ा सेलिब्रेशन है और आपके गेस्ट आने वाले हैं, तो आप भी इस तरह से प्लान कर सकते हो कि इस फैमिली से इतने, बुआ क्या से इतने, मामा क्या से इतने, तो HCF निकाल के कि कोई ये कंप्लेन नहीं करे कि हमको ज़्यादा कम लोगों को एक रूम में रख दिया है ना। तो ये HCF वहाँ पे आपके भी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ सकता है। तो ये बात पता चल गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द LCM ऑफ 60, 84 एंड 108, हमको इनका LCM निकालना है इन्हीं नंबर्स का। तो अब देखो सीधी सी बात है, LCM निकालना है तो हम क्या करें, ये 12 × 5 है, ये 12 × 7 है, ये 12 × 9 है, 5 7 9, 5 और 7 तो को प्राइम नंबर है बिकॉज वो प्राइम नंबर्स हैं। 9 का कोई भी फैक्टर 5 7 के साथ मैच नहीं करता, तो इन तीनों से तो आपने ले लिया 12, एक 5, एक 7 और एक 9, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो 12 5 ज़ा 60, ईजी टू मल्टीप्लाई, 2 + 5 2 × 5 10 और ये हो गया 60, 7 9 ज़ा 63, तो 63 × 60 कर दे, आंसर आ जाएगा 3780। आंसर क्या आया, 3780, दैट इज ऑप्शन ए। 3780 इज द LCM ऑफ दिस 2 नंबर। फिर क्या पूछा, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ दिस, तो प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ये याद रखना, 3 नंबर के
उसके बराबर नहीं होता कि हम इनको मल्टीप्लाई कर दें। अभी हमने HCF क्या निकाला था 12 और LCM क्या निकाला 3780। तो अगला क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि ये तो LCM है और HCF 12 था, इनको फिर से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF आ जाएगा। तो ये 0 12 8 जा 96, 84, 93 कैरी 9, 12 3 जा 36, 36 प्लस 9 इज 45। तो 45360 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 45360। सिंपल कंसेप्ट है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, टफ नहीं है, पर आपको क्या ध्यान रखना है बेसिक कंसेप्ट। और इसमें आपने ऑब्जर्व किया हो तो ऑल द 4 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द सेम केस, सारे के सारे, क्योंकि इसमें बन रहे हैं है ना। इस केस में ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं तो ज़्यादा बना दिए। कई पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन उस कंसेप्ट पे बेस्ड था, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन उसके कंसेप्ट से रिलेटेड था कि नंबर से, कि नंबर का HCF क्या है, LCM क्या है। पर यहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चन इस एक कंसेप्ट से निकल गए। और यदि आपको यही नहीं याद है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के लिए आई एम रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट HCF, तो आप गड़बड़ कर दोगे। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ HCF चाहिए, यहाँ पर हमको HCF से हमने देखा कैसे निकालना है रूम्स, फिर LCM पूछा है, फिर प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। ठीक, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एस। तो 108 में प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 108 को मैंने क्या लिखा था 12 9 जा 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 12 मतलब 3 इंटू 4, तो ये 3 हो गया 3 बार, और 4 इज 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इज द ऑप्शन डी। और आप सैम्पल पेपर्स में देखोगे तो उन्होंने आंसर्स ऑलरेडी गिवन है, बट बिना किए डोंट गो फॉर द आंसर्स, मैनिपुलेशन करने की कोशिश मत करो, कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, क्योंकि यदि कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो एग्ज़ाम में सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। और अभी वाले एग्ज़ाम्स में मैं आपको बताऊं, अभी स्कूल में जो एग्ज़ाम्स होंगे कई लोगों को सेम टू सेम सैम्पल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये जो है ना, पिछले साल भी यही हुआ था, उसके पिछले साल भी यही हुआ था। कई स्कूल क्वेश्चंस बनाने की जहमत नहीं उठाते, दे डोंट वर्क कि कौन बनाए, वो क्या करते हैं जो CBSE ने इशू किए एज इट इज़ दे देते हैं। तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए इन क्वेश्चंस की, कि यदि आपके एग्ज़ाम आपके स्कूल के टीचर थोड़ा सा इस तरह से ही देने वाले हैं यदि, तो आपको पूरा का पूरा पेपर सेम टू सेम यही मिल जाएगा, है ना। तो फुल मार्क्स आ जाएंगे, इट विल बी इजी टू स्कोर। और इस टाइप की प्रैक्टिस इसलिए करनी है ताकि यदि इस टाइप से स्कूल वाले थोड़े मेहनती हुए, नया पेपर बनाए तो कंसेप्ट तो सेम रखेंगे, तो हम वो क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो आपको आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, केस स्टडी 3, अ मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल। होती है ना साइंस फेयर या जो भी, उसमें मैथ्स की भी आप लोग लगाते हो, चार्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, मैथमेटिक्स मॉडल, साइंस मॉडल, यहाँ पे अधिकतर रेन वाटर हार्वेस्टिंग नजर आता है ना। एंड वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ अ फैक्टर ट्री, आजकल रोबोटिक्स के भी होते हैं, कोई बच्चा फैक्टर ट्री का मॉडल बना रहा है। फैक्टर ट्री याद है ना, फैक्टर्स लिखते जाते, मैंने कराए थे क्वेश्चन। ही हैज़ सम डिफिकल्टी एंड आस्क फॉर योर हेल्प इन कंप्लीटिंग अ क्विज फॉर द ऑडियंस। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग। उसके फैक्टर ट्री को ऑब्जर्व करके आपको उसको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो बेटा सबसे पहले थोड़ा हम ध्यान से इस फैक्टर ट्री की स्टडी कर लें। तो हमें क्या नज़र आ रहा है, ये Z है, ये 11 है, ये 253 है, Y, ये थोड़ा सुंदर सा बना, ये उन्होंने उसको नॉर्मली लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या क्या मिसिंग दिख रहा है, X, Y एंड Z। तो आपको पता चल गया ना एक बार कि क्या पूछा होगा। पर आप क्या करो, आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्या क्या पूछा है उन्होंने। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पे नज़र डाल देना चाहिए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Y, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Z। पता चल गया था ना कि ये 3 चीज़ें पूछी जाएंगी, मतलब आपको ये 3 चीज़ें निकालनी है। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 13915 इज़ अ, अब इसके वंस प्लेस पे क्या नज़र आ रहा है, 5। जिसके वंस प्लेस पे 5 हो वो 5 का मल्टीपल होता है ना। तो 5 का मल्टीपल होगा तो प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो खुद नंबर होगा, एक नंबर इटसेल्फ, एक 1, 2 फैक्टर तो है यदि प्राइम है तो। पर यहाँ पे हमको ये 5 से डिविजिबल दिख गया, तो इट विल हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। इट विल हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स मीन्स कंपोजिट नंबर। तो हमको क्या पता चल गया कि ये तो कंपोजिट नंबर है, ये तो हो ही नहीं सकता, इवन है ही नहीं।
हाँ इवन तो है ही नहीं वंस प्लेस पे, तो ये थोड़ा सा हम सोच विचार करेंगे तो ये क्वेश्चन तो हमें बिल्कुल लिख के कुछ करना ही नहीं पड़ा। वी जस्ट फोकस्ड ऑन द यूनिट्स डिजिट। 5 हो, 0 हो, 2 हो तो भी इवन नंबर है, आर इवन नंबर अदर देन 2 आर प्राइम नंबर, आर कंपोजिट नंबर्स, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो ये आपको पता चल जाता है ना। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया। फिर पूछा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915 इज, तो भैया 5 तो आएगा ही, तो 5 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है 13915। अच्छा एक बार ऊपर नज़र डाल दें, कहीं ऊपर उन्होंने वो नंबर 13915 ही तो नहीं था। हाँ ये नंबर जो था ये 13915 ही तो नहीं है, मैंने क्योंकि किया नहीं ना। 5 से इसको मल्टीप्लाई करूँ, 5 3 ज़ा 15, कैरी 1, 5 8 ज़ा 41, 4 3 9, 13915 ही है। तो ये सारे क्या है फैक्टर से, तो मुझे उधर अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पता चल गया, तुमको भी ज़रूरत नहीं है। ये दिया था इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू आ गई 13915। अब ये यहाँ पर 11 है, यहाँ पर z है, ये 253 है। 11 से इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा, तो 11 2 ज़ा 22 बचा 3, 33, 11 3 ज़ा 33, तो 23 z है, 1395x है। अब हमारा क्या बचा y, तो y निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2783 को 253 से डिवाइड करना है। अब यार तुमको भी पता है कि 253 का टेबल नहीं आता, पर तुम्हें पता है कि 253 के फैक्टर्स क्या 11 और 23, तो हम क्या कर लें, हम इस 2783 को 11 इंटू 23 से डिवाइड कर दें बजाय 253 के। 11 से डिवाइड करोगे 11 2 ज़ा 22 बचा 58, तो 11 5 ज़ा 55 बचा 3, 33, 11 3 ज़ा 33। अब पता है फैक्टर है तो 23 से डिवाइड होना चाहिए। 23 1 ज़ा 23 बचा 2, बचा 2, फिर से 23 1 ज़ा 23, तो यहाँ पर क्या आ गया 11, तो ये भाई मिल गया 11। अब देखो आंसर्स हम देखें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, आंसर आ गया 13915। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, y की जगह पर क्या आया है, y ऊपर था 11। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, y इज 11। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू क्या आई, z की वैल्यू हमारी आई थी 23। अब हमसे यदि उसके 13915 के फैक्टर्स पूछे हैं तो यू हैव ऑल द प्राइम फैक्टर्स। 13915 यहाँ पर क्या है 5, हाँ ये क्या है 11, और 253 क्या है 11 इंटू 23, मतलब 5 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 23। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915। 5 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 23, इसमें 13 स्क्वायर भी है, हाँ यहाँ 23 स्क्वायर 11 क्यूब भी है। तो थोड़ा सा शांति से आराम से ध्यान से पढ़ के फिर आंसर लगाना, जल्दबाजी मत करना, नहीं तो बिना बात गलत हो जाएगा। तो देखो 13915 11 23, ठीक है सारे आंसर करेक्ट है अपने। तो ये हो गया, ये आपके इसके नंबर सिस्टम रियल नंबर्स के तीनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। तो यू गॉट द कंसेप्ट कि किसी भी कंसेप्ट पे आ सकता है, जो हमने पढ़े हैं उसमें से किसी भी कंसेप्ट पे किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो करना वही प्रैक्टिस है, हाँ नंबर सिस्टम की। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें क्या बोला है केस स्टडी 1 में, अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू या फॉल्स, जयंती स्कोर्ड दिस मच मार्क, याद है ना, बस वही कंसेप्ट। 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन आंसर वाइल 1/4 इज डिडक्टेड। करेक्ट के लिए आपको 1 मार्क मिलता है, हाँ ट्रू के लिए आपको मिलता है 1 मार्क और डिडक्ट होता है 1/4 मतलब 0.25। अ स्टूडेंट न्यू आंसर्स टू सम ऑफ द क्वेश्चंस, कुछ आंसर पता थे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग, मतलब उसने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं, क्योंकि भाई करेक्ट करने पे तो 1 नंबर मिल रहा है, कट तो सिर्फ 1/4 ही रहा है। 4 गलत होंगे तो 1 नंबर कटेगा, पर सही हो गया तो 1 नंबर मिल जाएगा, है ना। 4 में से 3 गलत हुए 1 सही हुआ तो भी उसको कुछ तो मिलेगा, तो उसने अटेम्प्ट कर दिए सारे। अब बोल रहा है कि उसने 120 क्वेश्चंस आंसर किए और उसको 90 मार्क्स मिले, हमने सेम क्वेश्चन किया है जयंती करके। तो अब आप बताओ कि, तो आपको सबसे पहले क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब इक्वेशन शुड बी फ्रेम। यदि हमने करेक्ट क्वेश्चंस को x मान लिया, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स x है, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इज y,
तो टोटल आंसर इज 120, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 120। और करेक्ट के लिए 1 मार्क मिल रहे तो 1 इंटू एक्स, और रॉन्ग के लिए 1/4 डिडक्ट हो रहे मतलब -1/4। और टोटल नंबर कितने आए बच्चे के 90। अब आप चाहें तो इसको 4 से इधर मल्टीप्लाई, तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 9 4 ज़ा 36, 360। These are your two equations. You can solve the equation and find out the solution. But first of all, you should always read the question. Although definitely they will be asking what is x, what is y. तो हम यहाँ पर पहले solve कर लेते हैं। x plus y 120 है और 4x माइनस y 360 है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो हमारा y एलिमिनेट हो रहा है। 4x प्लस x 5x, ये हो गया 480। 5 से डिवाइड कर दें 96, x क्या आ गया 96, पर x प्लस वाई कितना था 120, तो y क्या आएगा 120 माइनस 96, तो 4 ऐड करोगे 100 और 20 है तो y आ गया 24। मतलब उसने 24 क्वेश्चन गलत किए और 96 क्वेश्चन सही किए। ठीक है, तो ये हमने इन्फॉर्मेशन निकाल ली। अब हम देखें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली। ठीक है, ये नहीं पूछा, उन्होंने पूछा यदि उसने जितने क्वेश्चन गलत करे सारे के सारे गलत किए, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली। हाँ, तो जितने क्वेश्चन किए सारे गलत किए, यही हमने अज्यूम किया है कि रॉन्ग क्वेश्चंस पे 1/4 डिडक्ट हो गया, तो कितने आंसर करेक्टली किए 96, आंसर यही आएगा 96। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही गेस, आंसर आ गया 24। फिर क्या बोल रहा है, इफ आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग एंड आंसर्ड 80 करेक्टली। यदि कंडीशन दे दी कि यदि उसने 80 क्वेश्चन सही किए हैं, हाँ बाकी के सारे गलत कर दिए, तो आप 120 में से सीधे 80 माइनस कर दोगे, तो हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट, तो 80 क्वेश्चंस के 80 मार्क्स मिले और 40 क्वेश्चन पे 1/4 कट हुआ, 40 इंटू 1/4 10 मार्क्स कम हो गए, तो 80 माइनस 10 उसको कितने मार्क्स मिलेंगे 70। चलो फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यदि वो बोल रहे हैं कि यदि उसने जितने आंसर किए, जितने भी गैस किए सब गलत हो गए और उसने 80 आंसर करेक्टली किए हैं, मतलब 80 मार्क्स तो उसको मिले, और माइनस क्या हुआ 1/4 ऑफ y क्या हुआ 120 में से 80 करेक्ट है तो 40 रॉन्ग है, तो 40 रॉन्ग मतलब 10 हुआ, तो 80 मार्क्स में से 10 मार्क्स डिडक्ट हो गए, तो उसको कितने मार्क्स मिले 70। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया 70। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 95 मार्क्स। कि भाई उसके यदि 95 मार्क्स आए तो उसने कितने क्वेश्चन सही किए, तो 95 मार्क्स लाना है। x माइनस 1/4 y इज़ 90 और x प्लस वाई 120 है। 95 मार्क्स लाने के लिए वो कितने क्वेश्चन सही करेगा, तो 95 मार्क्स टोटल हो गया आपका, यहाँ पर हो गया 95। x माइनस 1/4 y इक्वल टू 95 एंड x प्लस वाई इज़ 120। इस 4 को इधर भेजोगे तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 95 4 ज़ा, ये कैंसिल हुआ, इधर बचेगा आपका अगेन 5x इक्वल टू, पहले इसको मल्टीप्लाई करो 380 प्लस 120 कितना हो गया 500, तो x क्या हो गया 100। यदि उसने 100 क्वेश्चन सही किए, हाँ तो 100 क्वेश्चन पे उसको 100 मार्क्स मिले, और 1/4 ऑफ 20 मार्क्स के नंबर क्वेश्चन के नंबर माइनस हुए, तो ये हो गया 5, 100 माइनस 5 इज़ 95। तो यदि 100 क्वेश्चन सही करेगा तब, और 20 क्वेश्चन गलत कर देगा तो उसको 95 मार्क्स मिलेंगे, और यदि वो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करता तो उसको 100 मार्क्स मिलते, है ना। ये बात समझ में आ गई, ये हो गया आंसर्स। लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस whose answer is known to the student x and questions attempted by cheating is y। तो क्या बोल रहा है, x प्लस वाई 120 एंड x माइनस 1/4 y 190।
ये हमने कर लिया। फिर बोला है सॉल्विंग दिस टू इक्वेशंस, x 96 y 24, वो हमने सबसे पहले कर लिया था। ही आंसर्ड 96 क्वेश्चंस करेक्टली, ही अटेम्प्टेड 24 क्वेश्चंस बाय गेसिंग, मार्क्स 70, नेक्स्ट का आंसर 95, लास्ट का आंसर मतलब उसका लास्ट वाले का आंसर 100 है ना। तो कंसेप्ट समझ में आ गया, कोई अलग कहानी नहीं होगी, बस वही आपने जो पढ़ा है उसी पे अलग तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। आपको लगेगा अलग तरह से बट दे आर सेम, वही क्वेश्चन है, बस उसमें जो हम पूछते हैं वो MCQ टाइप बना दिया उनको, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी क्या कह रही है, अमित इज प्लानिंग टू बाय अ हाउस एंड द लेआउट इज गिवन बिलो, कि वो घर खरीद रहा है, घर का नक्शा कि 2 बेडरूम है, बाथरूम है, किचन है, एंड दिस होल इज लिविंग रूम। और ये आपको दिख रहा है ये 5 मीटर है, ये 2 मीटर का पैसेज है, 5 है, दिस फुल इज 15, ये x, ये 2, ये y, रेक्टेंगुलर होगा घर। द डिज़ाइन इन द मेजरमेंट हैज़ बीन मेड सच दैट एरियाज ऑफ 2 बेडरूम्स एंड किचन टुगेदर इज 95 स्क्वायर मीटर। क्या बोल रहा है, किचन और दोनों बेडरूम का एरिया मिला करके 95 स्क्वायर मीटर है। देखो इसकी लेंथ कितनी है x, ये कितना है 5, तो इस पोर्शन का एरिया क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 5x, इसका भी क्या हो गया आइडेंटिकल है 5x, और किचन का एरिया दिस इज y एंड दिस इज अगेन 5, तो इसका एरिया क्या हुआ 5y। तो हम इन दोनों को ऐड करें तीनों को, तो 5x प्लस 5x प्लस 5y, 5 ऐड होके 10x प्लस 5y इक्वल टू एरिया कितना है 95। इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 5, डिवाइड कर दो तो क्या आ गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 19, 2x प्लस वाई इक्वल टू 19, ये आपकी क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन। और पूरा उसका एरिया निकालते हैं हम तो क्या होता 15 बाय 5 प्लस 5 प्लस 2 15 बाय 12, तो 15 इंटू 12 कितना हो जाता 180, पूरा उसका एरिया कितना है 180। ठीक है, तो बाकी पोर्शंस का एरिया भी हम निकाल सकते हैं, पर हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन देखें, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल फ्रॉम दिस सिचुएशन दैट वी हैव ऑलरेडी फ्रेम्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। लेंथ निकालनी है आउटर बाउंड्री की, तो वो 15 मीटर गिवन है। फिर क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। बेडरूम का एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन निकालो, तो आपको क्या पता चल रहा है x प्लस 2 प्लस वाई किसके इक्वल है 15 के, ये अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, सिंपल कंसेप्ट। सो यू गॉट टू नो दैट x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 15, सो x प्लस वाई इक्वल टू 15 माइनस 2 13। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन क्या थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 19, माइनस कर दें y कैंसल, 2x माइनस 2x इज माइनस x, और इक्वल टू में क्या आ गया 13 माइनस 19 माइनस 6 कैंसल, x की वैल्यू आ गई 6, x आ गया 6, 6 प्लस 2 8, 15 माइनस 8, y की वैल्यू क्या आ गई 7। ठीक है, x और y की वैल्यू हमने निकाल ली। अब बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन, तो बेडरूम का एरिया क्या हो गया 6 5 जा 30 मीटर स्क्वायर, किचन का एरिया क्या हो गया 7 5 जा 35 मीटर स्क्वायर। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ लेइंग टाइल्स इन किचन एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर, कि किचन के एरिया में 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर से यदि हम टाइल्स लगा रहे हैं तो कितना खर्चा आएगा। तो भाई 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 175 रुपीज़ का खर्चा है। 35 इंटू 5, ओ ज़ीरो भी था, वही मुझे लगा बड़ा कम खर्चा दिखाया है 50 है, तो 1750 रुपीज़ आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा मिस हो गया, क्या था, ईच बेडरूम एंड किचन हो गया। फोर्थ, फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम। ऐसी गलती मत करना तुम एग्जाम में, सारे ध्यान से सिस्टमेटिक करना, एक भी मिस किया मतलब सीधे उसके मार्क्स डिडक्ट हो गए। फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम इन द लेआउट, तो अब लिविंग रूम का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिविंग रूम का है भाई ये रहा। हाँ, तो हमको पता है y की वैल्यू क्या आई थी, y इज़ 7। या हम सिंपली क्या करें, हम पूरे एरिया निकाल चुके थे ना, हमने पूरा एरिया निकाला था, कितना आया था 15 इंटू 12 180, और इन तीनों का एरिया कितना था 95, और हम इसका एरिया और निकाल लें 2/5,
10 मीटर स्क्वायर का बाथरूम है, तो माइनस कर दे 95 प्लस 10 105, तो क्या बचा 75। बाथरूम को भूल मत जाना, पूरे उसमें से आपको टोटल क्या दिया था, बेडरूम किचन बेडरूम दिया था, बाथरूम वाज नॉट गिवन, तो बाथरूम का ये 2 है और ये 5 है, तो ये 10 हो गया। तो हम टोटल एरिया में से, और देखो ये हो सकता है कई बार किसी को सपोज क्लिक ना करे, तो जितने क्वेश्चंस के आंसर आए उतने ज़रूर अटेम्प्ट करो, छोड़ना कभी भी नहीं, MCQ में ज़रूर टिक करो, आपकी तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है ना, तो 100% अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। तो ये हमारे सारे इसके पार्ट्स हमने अटेम्प्ट कर दिए। देखो आंसर क्या था, एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स 10x, एरिया ऑफ किचन 5y, तो x + y = 13 और 2x + y = 19, ये इक्वेशन बनी थी हमारी। फिर लेंथ आपकी, अच्छा लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री पूछी है, मीन्स पेरीमीटर वाज आस्क्ड, मैंने ये ध्यान नहीं दिया, ओके, मैंने सोचा लेंथ सिर्फ वो पूछी है, ओह सॉरी यार, ध्यान से पढ़ना मेरा मिस हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ लेआउट, आउटर बाउंड्री मतलब पेरीमीटर, तो ये 15 था और ये आपका 12 था, तो 15 + 12 का डबल, या 15 × 30, 12 × 24 ऐड किया 54। लेआउट की बाउंड्री मतलब पेरीमीटर वाज आस्क्ड, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मैंने एक्चुअली देखे ही नहीं क्वेश्चन, मैं भी आपके साथ पहली बार ही देख रही हूँ, ढंग से मैंने इनके आंसर्स क्वेश्चन ही स्टडी नहीं किए, मैं साथ में ही कर रही हूँ। एरिया ऑफ लिविंग रूम 75 स्क्वायर मीटर अपन निकाल चुके। एरिया ऑफ लिविंग रूम हमारा कितना आया था, 180 - 95 - 10, 180 नहीं हाँ 105, 75 ही आया था। इन्होंने कैलकुलेशन कुछ गलत दी है, 105 - 30, 15 7 क्यों किया है, वो दे हैव अप्लाइड 15 7। अच्छा ओके, व्हाट दे डिड, दे टुक आउट द एरिया ऑफ दिस पोर्शन ओनली, कि इसकी लेंथ 15 है और ये 17 है, 5 + 2 7, तो 15 7 और उसमें से एक बेडरूम का एरिया सब्ट्रैक्ट किया, और हमने क्या किया, पूरे में से ही इन दोनों के अलावा बाथरूम माइनस कर लिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिस इज करेक्ट, ये अपना करेक्ट था। नेक्स्ट केस स्टडी क्या कह रही है, ओह आपका वो ऑटो फेयर टैक्सी फेयर लग रहा है। क्या है, इट इज़ कॉमन बाय दैट गवर्नमेंट रिवाइजेस ट्रेवल फेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन, जनरल इंक्रीज इन प्राइजेज एंड फॉल इन द परचेसिंग वैल्यू ऑफ मनी। मनी की वैल्यू जो कम हो जाती है, कि हम जितने पैसे में कितना सामान खरीद पा रहे हैं, हम पैसे उतने ही लेके जा रहे हैं पर कम सामान ला रहे हैं, तो इन्फ्लेशन रेट हाई हो गई, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स लाइक ऑटो रिक्शा टैक्सी रेडियो कैब एक्सेट्रा, गवर्नमेंट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके मनी, उसका चार्जेस को वो करती है, गवर्न करती है, वैल्यूज़ को चेंज करती है। द ऑटो चार्जेस इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यू नो दैट, हाँ 9 से पढ़ते आ रहे हो। स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशंस, सिटी ए में 10 किलोमीटर के 75 रुपीज़ लगे, हाँ, और 15 किलोमीटर के 110 रुपीज़ लगे। सिटी बी में 8 किलोमीटर का बिल है 91, 14 किलोमीटर का बिल है 145। ठीक है, सिचुएशन इन सिटी 1 ए फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड, जो टेबल दी है उसी को उन्होंने वर्ड्स में लिखा है, दैट सिचुएशन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। कि सिचुएशन 2 में न सिटी बी चार्ज फॉर अ जर्नी ऑफ 8 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 91 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 14 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹145। अब आपको बोला रेफर सिचुएशन 1, इफ़ द फिक्स चार्ज ऑफ ऑटो रिक्शा बी ₹X एंड रनिंग चार्जेस बी ₹Y किलोमीटर पर आवर, तो लीनियर इक्वेशंस क्या बनेगी। तो आपको क्या पता है कि 10 किलोमीटर का फिक्स चार्ज में उन्होंने किलोमीटर मेंशन नहीं किया है, तो सिंपली द फिक्स चार्ज X रुपीज़ है और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब चार्ज पर किलोमीटर Y रुपीज़ है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस में इक्वेशन क्या बनाएंगे, फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का Y रुपीज़ = 75 एंड X प्लस 15Y = 110, ये दो हमारी इक्वेशंस बनेगी। तो अब यहाँ क्या बोला था, इक्वेशन चेक करनी हमको,
तो x प्लस 10y 110 गलत है, x प्लस 10y 75 सही है, x प्लस 15y 110 करेक्ट है। तो ये इक्वेशन करेक्ट है, बाकी में सब गड़बड़ है। सेकेंड क्या बोल रहा है, अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, द अमाउंट ही हैज़ टू पे, मीन्स यू नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम यदि इनको सब्ट्रैक्ट कर दें सिंपली तो हमारा ये x कैंसल, -5y इक्वल टू -35, y की वैल्यू क्या आ गई 7, y 7 रखूँगी 70 उधर जाके माइनस आएगा, x क्या आ गया 5। तो क्या पूछा है 50 किलोमीटर का चार्जेस, तो 50 किलोमीटर के लिए 5 प्लस 57 जा 355 रुपीज़ फेयर लग जाएगा, ₹355 विल बी द फेयर। अब बोल रहा है सिचुएशन 2 में देखो, हाँ सिचुएशन 2 की भी हमको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो सिचुएशन 2 में क्या हो गया, इसकी बनेगी x प्लस 8y, x प्लस 8y इक्वल टू 91 एंड x प्लस 14y इक्वल टू 145। अगेन यू नीड टू सॉल्व द इक्वेशंस। तो सब्ट्रैक्ट किया, x कैंसल, 8 और 14 का डिफरेंस -6y, 5 - 1 4, 14 - 9 5, माइनस माइनस कैंसल, 6 9 ज़ा 54, y आ गया 9 रुपीज़, 9 8 ज़ा 72, 72 91 में से माइनस किया 19 रुपीज़, तो 9 और 19 आ गए, x इज़ 19 y इज़ 9। तो अब आपको क्या बोला है कि x इज़ 19 y इज़ 9, what will a person have to pay for traveling a distance of 30 किलोमीटर। तो 19 प्लस 39 ज़ा 270 ऐड करेंगे 289 रुपीज़। बी इज द करेक्ट आंसर। द ग्राफ ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द कंडीशंस आर, सिचुएशन 2 का ग्राफ इसमें से कौन सा है। तो सिचुएशन 2 में हमारी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई 10y इक्वल टू 75, x प्लस 10y इक्वल टू 75, हमने ये इक्वेशन ले ली। अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू 5 रखेंगे, x क्या हुआ 50, हाँ x ये 50 उधर जाके माइनस होगा 25, पर y एक्सिस पे x की वैल्यू तो 0 होती है, तो ये तो गलत है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखें, एक सॉल्यूशन रॉन्ग है तो दूसरा देखने की। अच्छा दोनों इक्वेशन का ग्राफ दिया है, तो भाई दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा। दूसरी इक्वेशन है x प्लस 15y इक्वल टू 110, x प्लस 15y इक्वल टू 110। अच्छा हमारी वैल्यूज़ क्या आई थी 19,9, तो हम सिंपली इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लें, x इक्वल टू 19 y इक्वल टू 9 पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, हाँ ये वाला ग्राफ 19,9 से जा रहा है पर ये नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। ग्राफ पे फोकस कर दो सिंपली, हाँ तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, बहुत ही गंदे ग्राफ दिख रहे हैं एक्चुअली। बिना ग्राफ का कुछ भी किए कैन वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन। सोचो, ये लाइंस सेम कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, है ना, ये जो दोनों लाइंस हैं ये हमारी सेम कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है ना। ये नंबर x प्लस 10y 75 है और x प्लस 15y 110 है, तो यहाँ का सॉल्यूशन देखें, और ये है एक्चुअली इसको थोड़ा सा इसका ग्राफ फिर से देखना पड़ेगा, है ना। तो इसका एक काम करते हैं, मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रही हूँ ये पार्ट, कि इसका जो ग्राफ है रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन 2, ठीक, सिचुएशन 2 की दोनों इक्वेशन हमने लिखी हुई है। इसको ये सिचुएशन 1 तो नहीं ले लिया, रेफर सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 8 किलोमीटर वाला था, ओके सिचुएशन 2 8 किलोमीटर है, तो लेट्स क्लीन दिस। x प्लस 8y इक्वल टू 91 एंड x प्लस
14y इक्वल टू 145। ये आपकी सिचुएशन 2 की इक्वेशंस हैं। हम देखें एक बार, मैच होता है तो ठीक है, अदरवाइज ट्राई दिस एज होमवर्क।